इस बार जो दिखा वोटिंग स्टेशंस पे महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा थी। क्या इसमें फ्रीबीज जो मैया योजना गोगो दीदी का काम था, या कल्पना जी का खुद जो एक इमेज स्टार कैंपेनर के तौर पे था, एक महिला का सामने आना? क्योंकि महिलाएं आमतौर पे कहा जाता है, देखा जाता था कि पिछले 2014-2019 में कम तादाद में बाहर आई थी। शायद वोट परसेंटेज जो बढ़ा है वो महिलाओं का खुलकर सामने आने के कारण भी हो सकता है, ये भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो है वो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार जेएमएम, और एक जो बात आपने कहा कि जेएमएम बीजेपी की सरकार बनने की भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि बीजेपी जेएमएम अलायंस जो एक समय था फिर कहीं उभर के सामने ना आ जाए। अगर दोनों के बीच इस तरह की बात होती है तो क्या हेमंत जी को भारतीय जनता पार्टी स्वीकारेगा? क्योंकि ईडी का केस था, करप्शन के केसेस इन्हीं के द्वारा लगाया गया था। आपको क्या लगता है? नहीं, देखो, करप्शन मैं तो मानकर चल रहा हूं कि चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन ग्राउंड पर करप्शन जब बीजेपी टिकट देती है या दूसरे पार्टी से अपने नेताओं को इंपोर्ट करती है, तो उसमें तो पूरे देश में चर्चा है कि बीजेपी में लोग बोलते, इसको वॉशिंग मशीन बताने लगे हैं। अभी हाल के दिनों में देखो, कैलाश गहलोत भी बीजेपी आ गए, बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तो उन पर भी आरोप है। अजीत पवार और बहुत सारे नाम हम लोग पूरे देश लेवल पे देखते हैं। झारखंड में भी कमलेश सिंह आज के दिन में बीजेपी में है, वो कूड़ा मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे, उन पर भी दाग है करप्शन का। खुद मधु कोड़ा की, हाँ, वो कमलेश सिंह पर खुद फिर से रिपीट करेंगे जो तमाड़ से लड़ रहे हैं, राजा पीटर भी आज के दिन में, हाँ, वो जदयू में है, एनडीए पार्टनर है इनके, अभी डायरेक्ट बीजेपी में। हाँ, वो राजा पीटर तमाड़ से लड़ रहे हैं, वो शिबू सोरेन को अपने समय में इलेक्शन हराए थे। तो खुद मधु कोड़ा की पत्नी लड़ रही हैं, और उनके मंत्रिमंडल के ज्यादा उस समय के मंत्री आज के दिन में बीजेपी में है। भानु प्रताप शाही बीजेपी में है, सब लोग बीजेपी से ले। तो करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा, मंच पर बोलने तक ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट बीजेपी नहीं बोल सकती है कि करप्शन से एकदम अछूता है, क्योंकि अपने इनके खास कोर नेताओं पर कभी वैसा चार्ज नहीं लगा है। जब से मोदी जी आए हैं, सरकार पे कोई करप्शन का वैसा कोई चार्ज नहीं है। लेकिन हाँ, जो बाहर से जितने नेता आए हैं, सब पे करप्शन का चार्ज यही बीजेपी लगा चुकी है। हाँ, जहां तक आप बोल रहे थे इशूज पे ज्यादा वोटर का आना, तो मैं फ्री बीज का हमेशा से असर, हाँ, महिलाओं पे फ्री बीज का हमेशा से असर रहा है। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना योजना बहुत, और वही शिवराज सिंह चौहान की सरकार को दोबारा लाने में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो झारखंड में भी फ्री बीज का असर 100% होगा। और अब ये है कि कम ज्यादा 50%, 40% अमंग महिला, तो ये तो आपको चुनावी रिजल्ट आपको बता देगा। लेकिन आज के दिन में जो ये आप जो 1% अंतर जो आपका सर्वे दिखला रहा है, उसमें उस योजना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और कल्पना सोरेन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और कुछ एक फैक्टर जो हम लोग मीडिया में चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने बहुत बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो झारखंड आज से 25 साल पहले बिहार से अलग हुआ, तो जब ये ज्वाइंट बिहार था, तो बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोजगार के लिए इस क्षेत्र में आता था, तो उस समय लोग बिहार मानते थे। तो आज के दिन में लोग उसको बाहरी बोलने लगे हैं। झारखंड की भाषा में पुराने बिहार से जो लोग आज के दिन में झारखंड में रह रहे हैं, उनका संख्या करीब 40% है, लेकिन वहां लोकल राजनीति में उनको बाहरी ट्रीट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अंदर ये भी वोटिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर बाहरी भीतरी फैक्टर भी, और जो बाहरी है ऊपरी तौर पर बीजेपी का समर्थक माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बीजेपी के साथ है, जिसको हम लोग शहरी वोटर भी बोलते हैं, पुराना बिहारी वोटर भी बोलते हैं। उनकी भी एक अपनी तरह की समस्या है, जिसको बीजेपी हमेशा से सॉल्व करने का दावा करती है। लेकिन ग्राउंड पर बीजेपी भी बहुत अंदर, जिसको बोलते हैं कि 21 साल शासन में रही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन उनका भी समस्या अभी तक निदान नहीं हो पाया है। उनका वहां रहने का समस्या है, उनको घर का समस्या है, उनके पास जमीन का कागज नहीं है, अतिक्रमण के नाम पर सरकार उनके साथ ज्यादती करती है। तो अब आप 23 तारीख का रिजल्ट का हम लोग सब इंतजार करते हैं, देखते हैं जनता किस मुद्दे को हावी बनाई है, किस मुद्दे को सेंटर स्टेज पे रखी है। चलिए, जाते जाते मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछ रहा हूं, वो ये है कि संघ का क्या विचार है, संघ का क्या सोचना है?
संघ आज की तारीख में कैसे देखता है इस चुनाव को? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर वो बात आती है कि जेएमएम बीजेपी का साथ होना, अगर की बात मैं कर रहा हूं, सिचुएशन देखिए, पॉसिबिलिटीज को कोई भी नकार नहीं सकता है राजनीति में, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है जिसकी संभावनाएं थोड़ी कम है, पर ठीक है, इट मे हैपन। वैसे स्थिति में क्या संघ इसको स्वीकार करेगा या फिर आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज होने देगा? देखिए, चुनावी राजनीति में तो बीजेपी बहुत हद तक बहुत जगह आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जो पुराने लोग हैं और संघ के लोग हैं वो उससे सहमत बिल्कुल नहीं है। ना वो परिवारवाद का समर्थन करते हैं और ना वो बाहर से नेताओं को लाने का समर्थन करते हैं। और मैं आज भी मान रहा हूं कि अगर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर ज्यादा रिलाई करे तो ये परिणाम, बीजेपी को इतना ताकत लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक तरफा एंटी इनकम्बेंसी और बाकी फैक्टर्स पे बीजेपी आज अपर हैंड में होती। वहां 5, 7, 10 सीट तक ऐसा है जो कि बीजेपी के लोगों से ही लड़ाई है। और ये जो है ना, ये तीसरा फैक्टर को हर जगह जो एग्जिट पोल करने वाले जितने लोग हैं इसको मिस कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं निर्दलीय कितना वोट काट रहे हैं उसको वो काउंट करने में चूक रहे हैं। तो जिस सीट पर जिनका बागी ज्यादा वोट काटेगा उस सीट पर परिणाम उसके अगेंस्ट आएगा। तो ये और जहाँ संघ जो है बहुत एक जगह आपको न्यूट्रल भी है, जहां उसका प्रत्याशी उसके लायक मिला है, मतलब अगर कार्यकर्ता प्रत्याशी हुआ है तो वहां संघ बहुत एक्टिव रहा है। और जहां कार्यकर्ता प्रत्याशी नहीं है और कोई परिवारवाद का इशू है या कोई बाहर से कैंडिडेट आया है तो वहां संघ शिथिल पड़ा हुआ है। वो ना तो वोटों को बाहर निकाल के लाया है, ना वो लड़ाई लड़ा है, ना वो अपनी आइडियोलॉजी की ज्यादा बात खुलकर किया है। तो आप पूरे झारखंड में संघ का रूप पॉकेट पर सीट पर अलग अलग रहा है। मतलब यूनाइटेड कोई उनका सेंट्रलाइज फरमान नहीं गया है कि आपको इसी के लिए लड़ना है, तो छोड़ दिया गया है कि लोकल आप अपने लेवल पे देखो, जैसा आपको समझ में आता है उसके हिसाब से आपको एक्टिव रहना है या शांत हो जाना है। तो ये आप बोल सकते हो कि बीजेपी के लिए भी ये रिजल्ट के बाद बहुत तरह का रिव्यू होगा, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। तो सब 23 तारीख का इंतजार करें। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। और जाते जाते मैं बस सिर्फ इतना अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि 23 का इंतजार कीजिए। सिद्धांत या सत्ता क्या सामने आता है ये पता चल जाएगा। जी नमस्कार अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।